Hello everyone. In the previous class, we were discussing about the Imperial Cholas. तो Imperial Cholas की हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी और उनके जो एरियाज थे, उनकी जो टेरिटरी थी, उसके बारे में देखा था और उनके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग इंपीरियल चोलास के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंपीरियल चोलास। नाउ इंपीरियल चोलास की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो दो में डिवाइडेड थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सो द किंग वाज द एट द टॉप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे टॉप पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में था वो किंग था। हु पेट्रोनाज्ड ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स को ये पेट्रोनाज करते थे और उनका जो ये पेट्रोनाज किस तरह से वो करते थे, बाय ग्रांटिंग ह्यूज एस्टेट्स ऑफ लैंड टू देम। उनको ऐसे बड़े बड़े लैंड एरियाज देते थे, उनको लैंड दे देते थे जिसको बोलते थे ब्रह्मदेय। तो हमने एंशियंट इंडिया में पढ़ा था कि सतवाहनास ने ये ब्रह्मदेय का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जहाँ पे वो ब्राह्मण्स को ऐसे लैंड देते थे, टैक्स फ्री लैंड देते थे। और वो ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा। इवन मेडिवल इंडिया में भी इंपीरियल चोलास के टाइम पे भी ये देखने को मिलता है कि ब्रह्मदेह की प्रैक्टिस होती थी। सो एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वन किंग हैंडेड सेंगोल टू हिज सक्सेसर एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। तो जो किंग होता था, वो एक किंग दूसरे किंग को ये एक स्पेक्टर जो था उसको देता था और उस स्पेक्टर का नाम था सेंगोल। तो बेसिकली सेंगोल इस तरह का एक स्पेक्टर है। तो इस तरह से एक लॉन्ग स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है और ये ऊपर उसका क्राउन है या हेड है। तो इस तरह से ये देखने को हमें मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड सेंगोल। तो जब एक राजा जो था वो अपने सक्सेसर को अपना राज जो था वो सौंपता था, तो उस जो ट्रांसफर की जो सेरेमनी होती थी, द ट्रांसफर ऑफ पावर जो था, उसकी जो सेरेमनी होती थी, उसमें ये बेसिकली इस सेंगोल को वो राजा अपने सक्सेसर को दे देता था, to mark it as a symbol of transfer of power. So the word Sangol is derived from Tamil word Simmai, which means righteousness. तो Sangol का meaning क्या है? Righteousness. So the spectre was gifted to Jawaharlal Nehru by a Tamil Adhinam in the religious ceremony on the evening before Independence Day. तो जब 1947 में 15th ऑफ अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उससे एक दिन पहले जो तमिल अधिनम थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ये सेंगोल जो था वो गिफ्ट किया था इन द रिलीजियस सेरेमनी एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ब्रिटिश इंडिया से जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो इट वाज अ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टू द इंडियंस। तो उसको मार्क करने के लिए जो तमिल अधिनम थे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सेंगोल जो था वो गिफ्ट किया था। एंड रिसेंटली इन 2023 Sangol was established at the Lok Sabha Speaker's seat in the new Parliament building. तो 2023 में अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग थी वो इनॉग्रेट हुई थी और उस बिल्डिंग में ये सेंगोल जो था इसको इस्टेब्लिश किया गया है एट द लोकसभा स्पीकर्स सीट। तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनकी जो सीट है उसके पास में सेंगोल को इस्टेब्लिश किया है इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। सो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें सेंट्रल लेवल की, तो सबसे बड़ा एम्पायर होता था जो चोला एम्पायर था, दैट वाज कॉल्ड राज्यम। तो एम्पायर को राज्यम बोलते थे, विच वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। तो एम्पायर वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस विच वर कॉल्ड एज मंडलम्स। तो उनको मंडलम बोलते थे, विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू वलनाडु और कोट्टम। तो Rajyam, that was the empire, it was divided into provinces called mandalams and which were further divided into Valanadu or Kottam or Kurram. And the Valanadu was further divided into Nadu, which was the district. So the village
आगे डिस्ट्रिक्ट में फर्दर विलेज आते थे। सो विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे ऊपर एम्पायर था जिसको राज्यम बोलते थे। उसके बाद में प्रोविंसेस थे एम्पायर के जिनको मंडलम्स बोलते थे। उसके बाद वलनाडु थे। वलनाडु फर्दर डिवाइडेड इनटू नाडूस विच वर द डिस्ट्रिक्ट्स, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर आगे विलेजेस आते थे। तो अगर हम लोग ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखें इसको, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसमें एम्पायर सबसे ऊपर था, चोला एम्पायर, जिसको राज्यम बोलते थे, विच वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस विच वर कॉल्ड एज मंडलम्स। मंडलम्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू वलनाडु, कोट्टम और कुर्रम। Then these were further divided into Nadu, which were the districts, and finally the district was having multiple villages, which were known as Gramam or Shreni. तो श्रेणी वॉज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ विलेज, और बेसिकली अगर विलेज की टर्मिनोलॉजी बोले तो वो थी ग्रामम। तो राज्यम डिवाइडेड इनटू मंडलम, डिवाइडेड इनटू वलनाडु, देन इनटू नाडु, एंड देन इनटू ग्रामम। देन द आर्मी इट वाज कंसिस्टिंग ऑफ इन्फेंट्री। तो आर्मी में इन्फेंट्री थी, मतलब फुट सोल्जर्स थे। जो पैदल सोल्जर्स जाते हैं उनको इन्फेंट्री बोलते हैं। देन वाज कैवलरी। तो कैवलरी में आते हैं हॉर्स बैक्ड सोल्जर्स। वो सोल्जर्स जो हॉर्सेस पे जाते थे उनको कैवलरी में आते हैं वो। और उनके साथ साथ में एलिफेंट कॉप्स भी थे। तो फुट सोल्जर्स थे, इन्फेंट्री थी, कैवलरी थी जो हॉर्सेस पे होते थे सोल्जर्स, और एलिफेंट कॉप्स भी होते थे। एंड टू टाइप्स ऑफ रैंक्स आर मेंशन्ड इन द आर्मी। द अपर रैंक वाज कॉल्ड पेरुंदनम एंड द लोअर रैंक वाज कॉल्ड एज सिरुदेनम। तो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ रैंक्स इन द आर्मी ऑफ इंपीरियल चोलास। तो दिस वाज अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग देखते हैं अबाउट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंपीरियल चोलास की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कैसी थी? सो इट कंप्राइज्ड ऑफ ऑटोनॉमस विलेजेस। तो जो इंपीरियल चोलास हैं उनके जो विलेजेस थे उनमें ऑटोनॉमी थी, मतलब जो विलेजेस की फंक्शनिंग थी उनमें विलेजेस के पास में कुछ स्पेसिफिक राइट्स होते थे, जहाँ पे उनको थोड़ी फ्रीडम मिलती थी अपने आप को मैनेज करने की, एडमिनिस्टर करने के लिए। सो दीज ऑटोनॉमस विलेजेस वर कॉल्ड एज ग्रामम और श्रेणी। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज कि जो इंपीरियल चोलास की जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे हमारे पास दो तरह की असेंबलीज देखने को हमें मिलती है विलेज लेवल पे। सो टू टाइप्स ऑफ असेंबलीज दे आर मेंशन्ड इन द इंपीरियल चोलास एट द विलेज लेवल। तो विलेज लेवल में दो तरह की असेंबलीज थी। द फर्स्ट वन वाज उर। उर क्या था? द जनरल असेंबली ऑफ लोकल रेसिडेंट्स ऑफ नॉन ब्रह्मदेय विलेजेस। तो ब्रह्मदेय हमने बोला कि जो ब्राह्मण्स को ग्रांट मिलती थी फ्रॉम द रूलर्स, बिकॉज वो ब्राह्मण्स को पेट्रोनाइज करते थे। तो जो उनके अलावा जो विलेजेस थे दे वर द नॉन ब्रह्मदेय विलेजेस। तो उन नॉन ब्रह्मदेय विलेजेस की जो लोकल उनके सारे रेजिडेंट्स थे उनकी जो जनरल असेंबली थी उसको बोलते थे उर। एंड उरर वर द लैंड होल्डर्स इन द विलेज। तो उर में जो लैंड होल्डर्स थे उनको उरर बोलते थे। एंड दे एक्टेड एज स्पोक्समैन एंड वर इंटरेस्टेड टू मेंटेन द टेम्पल्स एंड टैंक्स। तो ये जो उरर थे ये उन विलेजेस में लैंड होल्डर्स थे, और ये स्पोक्समैन का काम भी करते थे, एंड दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वेरियस टेम्पल्स एंड द टैंक्स, और द बेसिकली इरिगेशन के लिए जो टैंक्स बनाए थे उनकी मेंटेनेंस में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल था। तो उर वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ असेंबली। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ असेंबली वॉज नोन एज सभा और महासभा। तो सभा क्या थी? एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण अडल्ट मेल मेंबर्स फ्रॉम द ब्रह्मदेव विलेजेस। तो जो उर थी वो नॉन ब्रह्मदेव विलेजेस की जो लोकल रेजिडेंट्स थे उनकी असेंबली थी, वाइल जो सभा या महासभा है वो जो ब्रह्मदेव विलेजेस थी उनके जो अडल्ट मेल ब्राह्मण मेंबर्स थे उनकी असेंबली थी। So these two types of assemblies are mentioned at the village level in the administration of imperial Cholas. The first one is Ur
which is the General Assembly of Local Residents of Non-Brahmadev Villagers, and second one is Sabha or Mahasabha, which was an assembly of Brahman adult male members from the Brahmadev villages. Both Ur and Sabha, they functioned as the agents of state in carrying out administration. तो उर और सभा ये दोनों ही अ, जो स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी पूरी उसको कैरी आउट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. सो दे एक्टेड एज द एजेंट्स ऑफ स्टेट इन कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन. देन द उत्तरा मिरूर इंस्क्रिप्शन. So Uttaramirur inscription जो है that provides the detail of the process of electing members to the various committees that administered the Brahmadev settlement. तो Uttaramirur जो inscription है उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है अबाउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द मेंबर्स. तो ये जो वेरियस कमिटीज बनती थी, जो विलेज लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वेरियस कमिटीज बनती थी, उनके जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट करने का जो प्रोसेस था वो उत्तरा मिरूर इंस्क्रिप्शन में प्रॉपरली मेंशन किया गया है. So this can be cited as an example of democratic system in the early medieval India. तो ये जो काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम था इंपीरियल चोलास की एडमिनिस्ट्रेशन में. तो इसमें जैसे हमने देखा कि प्रॉपर असेंबलीज थी और कमिटीज बनाई जाती थी और उनके जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट किए जाते थे. तो इसमें हमें कुछ अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिलता है. तो उत्तरामिरोर इंस्क्रिप्शन देखें तो दिस इज द उत्तरामिरोर इंस्क्रिप्शन ऐसे, और यहाँ पे ये जो सारा कुछ है इस पे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है. So now Nagaram was a settlement of the traders. तो ट्रेडर्स के लिए एक अलग तरह की सेटलमेंट्स थी जिनको बोलते थे नगरम. सो द चोला रूलर्स दे प्रमोटेड ट्रेड. तो ट्रेड को भी चोला रूलर्स जो थे वो काफी प्रमोट करते थे. फॉर एग्जाम्पल कुलोतुंग रिवोक्ड द कलेक्शन ऑफ टोल फी दैट वाज सुंगम. तो इस तरह से ये जो बेसिकली इंपीरियल चोलास की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क करती थी, जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जिसमें ट्रेड फ्लरिश होता था, जिसमें विलेजेस के पासेस में ऑटोनॉमी होती थी अपने फंक्शनिंग के लिए. सो दिस वाज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंपीरियल चोलास. और जो इंपीरियल चोलास का टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग इंपीरियल चोलास की सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और फाइनली इनके डिक्लाइन के बारे में भी पढ़ेंगे.